वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास में, गुरुकुल क्लासेस में। और मेरी जो पिछली जो वीडियो लेसन था उसमें अपन ने वर्ब्स के बारे में जाना था। उस वीडियो में मैंने आपको वर्ब्स की डेफिनेशंस और वर्ब क्या होती है, कैसे वो कार्य करती है, उसका यूज़ कहाँ होता है, उसके बारे में बताया था। और साथ ही मैंने आपको उसके प्रकारों के बारे में भी बता दिया था कि वो जो प्रकार है वो कितने होते हैं, वर्ब को कितने प्रकारों में बांटा गया है। अब यहाँ अपन देखते हैं कि जो वर्ब है उसको भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, उनको अलग अलग कैटेगरी में समझाया गया है। तो यहाँ अपन देखते हैं कि जो कैटेगरी जो फर्स्ट है उसमें कौन सी वर्बों को लिया गया है। तो यहाँ अपन देखेंगे कि जो कैटेगरी जो फर्स्ट है उसमें कौन कौन से प्रकारों को शामिल किया गया है। तो आप देखो कि कैटेगरी फर्स्ट में स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब को शामिल किया गया है, और साथ ही सेकंड में एक्सिलरी वर्ब को बताया गया है। और इसी के साथ में हम जानेंगे मेन वर्ब के बारे में कि मेन वर्ब भी क्या होती है। अब सबसे फर्स्ट है अपने स्टेटिव वर्ब। तो अपन जानते हैं कि स्टेटिव वर्ब क्या होता है। तो अब देखिए कि जो अपने स्टेटिव जो वर्ब है उसे अपन कहते हैं स्थिर। स्टेटिव को कहते हैं अपन स्थिर। और आप समझिए कि जो स्टेटिव जो वर्ब होती है वो हमें इमोशंस और पोजेशन यानी अधिकार, सेंस आदि का बोध कराते हैं। ये जो स्टेटिव जो वर्ब है ये हमें एक स्टेट का मतलब क्या, अवस्था, ये हमें एक अवस्था के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ ऐसी वर्ब्स के बारे में बताता हूँ जो अपने स्टेटिव वर्ब में आती है। तो यहाँ अपन देखते हैं कि जो स्टेटिव जो वर्ब है वो किस तरह की होती है। वर्ब वो सभी वर्ब ऐसी होती है जिनमें कुछ न कुछ फीलिंग्स, इमोशंस, पोजेशंस या फिर कोई सेंस होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो अडोर यानी बहुत चाहना, एग्री यानी सहमत होना, एप्रिशिएट यानी सराहना करना, बी यानी होना, बिलीव यानी विश्वास करना, डेनी यानी इनकार करना, डिफेंड यानी अधिकार होना, अधीन होना एंड डिजर्व यानी योग्य होना। इधर देखिए आप डाउट यानी शंका होना, फील यानी महसूस होना, हेट यानी नफरत करना, नफरत होना, हैव यानी रखना या पास होना। नेक्स्ट है अपना हियर यानी सुनना एंड इमेजिन यानी कल्पना करना, और इम्प्रेस यानी प्रभावित करना, इंक्लूड यानी सम्मिलित करना, नो यानी जानना। तो ये सभी जो वर्ब है वो सभी स्टेटिव वर्ब है। नेक्स्ट कुछ वर्ब और हैं उन्हें भी आप देख लीजिए एक बार। तो यहाँ कुछ वर्ब्स और हैं जो स्टेटिव वर्ब में आती है, जैसे लाइक पसंद करना, लुक यानी देखना, लव यानी प्रेम करना, प्रोमिस यानी वादा करना, रियलाइज यानी एहसास होना, रिमेंबर यानी याद करना, सेटिस्फाई यानी संतुष्ट करना, एंड वांट यानी चाहना, विश यानी इच्छा या कामना, थिंक यानी सोचना, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित होना, कॉन्कर यानी कि संबंध रखना, एंड सीम यानी लगना। तो इस प्रकार से ये कुछ वर्ब्स हैं जो अपने स्टेटिव वर्ब में आती है, और ये हमें किसी भी अधिकार, अवस्था, इमोशंस, फीलिंग्स आदि के बारे में हमें बताती है। कुछ एग्जांपल देखते हैं अपन स्टेटिव वर्ब्स के, जैसे कि डू यू बिलीव इन गॉड, क्या तुम्हें भगवान के ऊपर विश्वास है। तो यहाँ पर बिलीव जो है वो एक स्टेटिव वर्ब होगा। और नेक्स्ट आई फील नॉट वेल टुडे, आज मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। फील ये एक स्टेटिव वर्ब हो गई, एक अवस्था होगी। एंड आई नो व्हाट यू सेड, मुझे पता है तुमने क्या कहा है। तो यहाँ पर नो जो है वो भी एक स्टेटिव वर्ब होगी। और आई लव चॉकलेट, मुझे चॉकलेट पसंद है, तो ये एक स्टेटिव वर्ब होगी। ठीक है, तो अब अपन करते हैं डायनेमिक वर्ब्स में। अब अपन जानते हैं कि डायनेमिक वर्ब्स क्या होती है। तो अपन जानते हैं कि जो अगली जो वर्ब है उन्हें कहते हैं अपन डायनेमिक वर्ब्स। डायनेमिक जो वर्ब होती है उसे अपन कहते हैं, डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील। डायनेमिक का मतलब हो गया
गतिशील। और इसके अलावा जो डायनेमिक जो वर्ब है उन्हें अपन एक्शन वर्ब भी कहते हैं। डायनेमिक वर्ब को अपन एक्शन वर्ब भी कहते हैं। जैसे अर्थात द वर्ब विच शोज ए फिजिकल एक्शन कॉल्ड डायनेमिक, अर्थात वे सभी वर्ब जिन्हें करने में फिजिकल एक्शन अर्थात जिनमें फिजिकल मूवमेंट हो, जिनमें फिजिकल मूवमेंट हो, जिनमें फिजिकल मूवमेंट हो वो अपने डायनेमिक वर्ब कहलाती है। तो आइए अपन जानते हैं कि वो जो डायनेमिक वर्ब है वो कौन कौन सी होती है। तो चलिए अपन उन सभी डायनेमिक वर्ब के बारे में जानते हैं जिनको करने से अपने फिजिकल जो मूवमेंट जो होती है वो वर्ब्स है। जैसे ईट खाना, ड्रिंक यानी पीना, गो जाना, हिट यानी मारना, रन यानी भागना, रीड यानी पढ़ना, राइट यानी लिखना, चीज यानी पीछा करना, डांस यानी नाचना, स्विम यानी तैरना, प्ले यानी खेलना, फाइट यानी लड़ना, कुक यानी पकाना। तो ये वे सभी वर्ब्स हैं जिनको करने में अपने फिजिकल मूवमेंट होती है, अपने हाथ पैर में काम में आते हैं, इसलिए इनको डायनेमिक वर्ब कहा गया है। तो अपन जो ये जो वर्ब है उन्हें अपन एग्जांपल के माध्यम से एक बार समझते हैं। जैसे सीता इज ईटिंग फूड, तो सीता क्या कर रही है? सीता खाना खा रही है। तो यहाँ पर ईट करना, खाना खाने का काम जो है वो अपने मुंह से और अपने हाथों से हो रहा है, इसमें एक फिजिकल मूवमेंट हो रही है, इसलिए ये डायनेमिक वर्ब में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे लिखता हूँ यहाँ पे, दे आर प्लेइंग मैच, जैसे वे क्या कर रहे हैं? वो मैच खेल रहे हैं, वो खेलने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी खेलने में जितने भी काम होता है वो सभी फिजिकल मूवमेंट होता है, इसलिए ये भी डायनेमिक वर्ब होगी। और नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, जैसे कि मोहन इज चीजिंग द बस, मोहन जो है वो क्या कर रहा है? वो बस का पीछा कर रहा है। बस का पीछा करना तो इसमें भी एक ही फिजिकल मूवमेंट हो रही है। तो इस प्रकार से जो डायनेमिक जो वर्ब होती है वह हमें फिजिकल मूवमेंट्स के बारे में बताती है। अब अपन जो नेक्स्ट जो वर्ब्स होगी यानी कि एक्सिलरी वर्ब्स के बारे में अपन जानते हैं। देखिए आगे, तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट जो वर्ब है वो कौन सी होती है। अब आप जानिए कि नेक्स्ट जो वर्ब है वो अपने एक्सिलरी वर्ब होती है, जिन्हें अपन हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, अर्थात जिसको कहते हैं अपन सहायक क्रियाएं, सहायक क्रिया। एक्सिलरी वर्ब को अपन हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और इसी को अपन सहायक क्रिया कहते हैं। अब इसी के साथ ही अपन ये जानेंगे कि मेन वर्ब क्या होती है। मेन वर्ब को कहते हैं अपन मुख्य क्रिया। मेन वर्ब को अपन मुख्य क्रिया कहते हैं। मेन वर्ब को हम मुख्य क्रिया कहते हैं। तो अब हम इन दोनों में डिफरेंस जानेंगे कि मेन वर्ब क्या होती है। अब आप समझिए, तो मेन वर्ब होती है उसका क्या कार्य होता है। मेन वर्ब क्या करती है कि ये हमें किसी भी सेंटेंस में, ये हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट के कार्य के बारे में बताती है, अर्थात जो मेन वर्ब जो होती है, जो मुख्य क्रिया होती है, वो हमें किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है, क्या एक्शन ले रहा है, उसके बारे में हमें बताता है। जैसे मैंने कहा कि आई ईट, मैं खाता हूँ, तो यहाँ पर आई क्या कर रहा है? खाने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो इट मेन वर्ब हो गई, तो ये सब्जेक्ट के कार्य को बता रहा है। और इसी प्रकार जैसे ही गोज, वह जाता है, तो यहाँ पर भी गोज
गो जो है वो एक मेन वर्ब है और वो हमें ही अर्थात सब्जेक्ट के कार्य के बारे में बताता है, ठीक है। जबकि इसके अपोजिट जो एक्सिलरीज जो वर्ब है वो हमें क्या करती है, वो किसी भी सेंटेंस में आप समझिए कि ये किसी भी सेंटेंस में क्रिया के टेंस या टाइम के बारे में बताती है, टेंस या टाइम के बारे में बताती है। अर्थात कि वो जो कार्य है, जो कार्य हो रहा है वो कब हो रहा है, कार्य अर्थात कार्य कब हो रहा है। अर्थात कार्य कब होने का मतलब है कि कार्य प्रेजेंट में हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में हो रहा है या पास्ट टेंस में हो रहा है या फ्यूचर टेंस में हो रहा है। तो एक्सिलरीज यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमें वाक्य में टेंस के बारे में बताती है कि टेंस कौन सा यहाँ पर प्रयोग में आ रहा है। इसे अपन एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि आई एम रीडिंग का मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, आई वाज रीडिंग यानी कि मैं पढ़ रहा था, और आई शैल रीडिंग यानी कि मैं पढ़ रहा होऊंगा। तो ये जो यहाँ पे एम है, वाज है और जो सेल है, ये तीनों अपने एक्सिलरीज वर्ब होगी जो हमें वाक्य में उसके टेंस के बारे में, टाइम के बारे में बता रहा है कि वो कार्य कब हो रहा है। पहला है जो हमें प्रेजेंट टेंस के बारे में बताता है, दूसरी है जो हमें पास्ट टेंस के बारे में बताती है, और तीसरी जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब वह हमें फ्यूचर टेंस के बारे में बताती है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि एक्सिलरीज वर्ब अर्थात कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या डिफरेंट होता है। अब आप समझिए कि अपने टेंस में एक्सिलरीज वर्ब होती कितनी है। देखिए आप, तो आप देख पा रहे हो कि जो एक्सिलरीज जो वर्ब होती है वो टोटल हमें 28 होती है, और 28 जो एक्सिलरीज जो वर्ब होती है उन्हें अपन दो भागों में बांटते हैं। पहली होती है प्राइमरी, दूसरी होती है मॉडल। प्राइमरी में अपने बी, बीइंग, बीन, डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर एंड हैज, हैव, डिड और हैविंग आती है। नेक्स्ट देखो आप मॉडल, सेल, विल, कैन, मे, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, ऑटो, यूज्ड टू, डेयर और नीड। तो ये अपने जो वर्ब है एक्सिलरीज को दो भागों में बांटा गया है। अब कुछ रूल्स हैं इन वर्ब को यूज करने के, आप एक बार उन रूलों को समझिए। तो आप मैं कुछ एक दो नियम आपको बता देता हूँ, आप उन्हें नोट कीजिए कि जो पहला जो नियम है, पहला नियम नोट कीजिए कि यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में एक ही वर्ब हो तो वह मेन वर्ब होगी, ठीक है। अब वो कैसे होगी समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आई एम ए टीचर, तो यहाँ पे जो एम है वो अपने हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, वो अपने मेन वर्ब होगी, यही अपने मेन वर्ब होगी, क्योंकि टीचर है वो एक ऑब्जेक्ट होगा, वो एक कॉम्प्लीमेंट होगा, इसलिए वो वर्ब नहीं होगी, वर्ब एम होगी। जैसे नेक्स्ट आप देखिए सी इज इल, तो यहाँ पर जो इल इस है वो भी मेन वर्ब होगी, इसे अपन एक्सिलरी वर्ब नहीं कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नियम आप नोट कीजिए कि यदि वाक्य में दो वर्ब आए तो जो पहली वर्ब होगी
वो तो होगी हेल्पिंग वर्ब। तो पहली वर्ब होगी, यहाँ मैं कोड में लिखता हूँ, हेल्पिंग वर्ब या फिर एक्सिलरी वर्ब होगी। वह दूसरी जो वर्ब होगी वह होगी मेन वर्ब होगी। जो नेक्स्ट जो वर्ब होगी वो अपने मेन वर्ब होगी। हम इसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। तो यहाँ पर वॉच करना और एम दो वर्ब आई हुई है, तो जो एम है वो तो अपने एक्सिलरी वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, और वॉचिंग जो है वो अपने मेन वर्ब होगी। वॉच करना अपने मेन वर्ब होगा। तो तीसरी बात आप और नोट कर लीजिए, जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, इसलिए इसे आप नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि जो मॉडल है, जो मॉडल जो होती है उसका यूज, मॉडल का यूज हमेशा हेल्पिंग, ये मॉडल का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब में ही होता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही होता है, मेन वर्ब में नहीं होता। ठीक है, तो आप समझिए कि जो मॉडल जो है, जितने भी मॉडल है उनका यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही होता है, उनका यूज मेन वर्ब के रूप में कभी भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से आज अपन ने जाना कि जो वर्ब की फर्स्ट कैटेगरी है उसमें हमने एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और स्टैटिक वर्ब और डायनामिक वर्ब के बारे में जाना। अब जो बाकी के जो प्रकार बच रहे हैं उन्हें अलग से मेन वर्ब को अलग से मेन वर्ब की कैटेगरी में बांटा गया है। तो उसको देखने के लिए अब अपने को आपको मेरी नेक्स्ट क्लास को अटेंड करना होगा, और मेरी हर क्लास को आपको अटेंड करना होगा, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। गुड लक, बाय, थैंक्स।